योर फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी से डाइजेस्टिव सिस्टम, न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिज्म से क्वेश्चन है जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और हाई लेवल के मैं क्वेश्चंस लेके आ रही हूँ डेली बेसिस पे आपको फ्री में प्रैक्टिस करा रही हूँ। मॉडरेट टू हाई लेवल का क्वेश्चंस है। एंड दोस्तों जैसा कि आपका यूपी टीजीटी का अलाउंस हो गया है एग्जाम का, आपके पास टाइम नहीं है और बीपीएससी टीआरई 3 का भी रिजल्ट आ गया। एंड इसका मतलब कि आपके पास अब सुनहरा मौका है। इसके बाद बीपीएससी टीआरई 4 भी आएगा। तो मेरे चैनल पे डेली बेसिस पे आप विजिट करते रहिए और अपना प्रैक्टिस करते रहिए और बिल्कुल फ्री में, कोई आपको चार्ज नहीं है। तो दोस्तों चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। 20 क्वेश्चन है दोस्तों, जितना मेरे से हो पा रहा है, टाइम मिल रहा है, मैं उतना देने का जरूर कोशिश कर रही हूँ। यदि मेरे पास ज़्यादा टाइम रहा तो ज़्यादा क्वेश्चन लाऊंगी, कम टाइम रहा तो 20 क्वेश्चन ही लाऊंगी। तो इस पर आप टेंशन मत लीजिए, बस डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कीजिए। तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, विटामिन डी का कार्यात्मक रूप से सक्रिय रूप क्या है? द फंक्शनली एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी। तो दोस्तों इसका कार्यात्मक रूप से सक्रिय रूप है ऑप्शन नंबर डी 1 to 5 डाईहाइड्रोक्सीकोलेकोलेसिफेरॉल। जैसे कि आप जानते हैं कि विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी को हम एंटी रिकेटिक विटामिन, नेचुरल विटामिन, किडनी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। और इसमें 2 मुख्य होता है, विटामिन D2 एंड विटामिन D3। विटामिन D2 को हम आर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं, जिसकी कमी से टिटेन यानी अस्थियों में ऐंठन हो जाता है। दूसरा होता है विटामिन D3, जिसे हम कोलेकैल्सिफेरॉल कहते हैं। ये आपका कार्यात्मक रूप से सक्रिय रूप है। ये हमारे सूर्य की सीधी किरणों से प्राप्त होता है विटामिन D3। विटामिन D3 की कमी से बच्चों में रिकेट्स यानी सूखा रोग और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, टाइप 2 डायबिटीज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अंकुरण से निम्न पोषक तत्वों में वृद्धि होती है। स्प्राउटिंग इंक्रीज विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिशन। दोस्तों अंकुरण बीजों को या चना, मूंगफली, जो भी चीज़ें हैं, इन सबको अंकुरित यानी स्प्राउटिंग कर देने से इसमें विटामिन एंड मिनरल्स की वृद्धि हो जाती है, पोषक तत्वों की। यहाँ पे आपका विटामिन बी एंड विटामिन सी राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया नहीं है, तो यहाँ पे विटामिन बी और सी हो जाएगा। दोस्तों कूट में डालना भूल गई थी, जैसे कि आपका ए बी सी सही है, ए बी सही है, बी सी सही है, ए में डालना यहाँ पे भूल गई हूँ, तो सॉरी। तो यहाँ पे ए और बी सही है, ठीक है। ए और बी आपका राइट होगा। अंकुरण से निम्न पोषक तत्वों में विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन ई के आदि बढ़ जाता है, याद रखिए। और मिनरल्स की यानी खनिज लवणों की संख्या बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टेटमेंट्स बेस पे है, इसीलिए मैं बहुत चाहे आपका मिलान करने वाला हो, स्टेटमेंट्स बेस वाला हो, चाहे 4 ऑप्शन वाला हो, मैं सभी प्रकार के क्वेश्चंस आपको डेली बेसिस पे करवा रही हूँ। आप टेंशन न लीजिए, बस करते रहिए। तो अभिकथन ए है कि प्रारंभिक उपापचय दर बीएमआर 8 घंटे की नींद और 12 घंटे की उपवास के बाद अनिवार्य शरीर विज्ञानी प्रकार हेतु आवश्यक ऊर्जा है। ये बात तो सही है। एंड तर्क आर कहता है कि 150 एलबी व्यक्ति में प्रति घंटा 69 प्रारंभिक उपापचय दर होती है। एलबी यानी कि लीन बॉडी मास हो गया, ठीक है, एलबीएम। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाता है कि ए और बी, आर दोनों सही है। यहाँ पे ए और आर दोनों सही है, बट आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। इसको बताना चाहिए कि किस प्रकार से आवश्यक ऊर्जा है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि बीएमआर होता क्या है। बीएमआर का फुल फॉर्म होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है। यानी कि यदि कोई व्यक्ति
पूर्ण शारीरिक तथा मानसिक विश्राम की स्थिति में है, यानी आराम की स्थिति में है। जागृत अवस्था में लेटा हुआ है, यानी कि जाग रहा है बट आराम कर रहा है, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है, ऐसा कोई मेहनत वाला काम। यूँ भोजन को किए हुए कम से कम 12 घंटे हो चुके हों तो उपरोक्त अवस्था में किसी व्यक्ति के द्वारा 1 वर्ग मीटर में 1 घंटे में उष्मा यानी ऊर्जा की जितनी मात्रा उत्पन्न की जाती है या काम में ली जाती है उसे हम आधारीय उपापचय दर या बेसल मेटाबॉलिक रेट बीएमआर कहते हैं। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं बीएमआर यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट की व्यक्ति को आराम की अवस्था में, यानी जो कोई काम हम नहीं कर रहे हैं, जाग रहे हैं, उस अवस्था में अपने जीवन के जो मूल कार्य हैं, जो बेसिक कार्य हैं डेली करके, उनको बनाए रखने के लिए जितना आवश्यक कैलोरी यानी कि ऊर्जा की न्यूनतम संख्या को हम बीएमआर कहते हैं। इसे प्रयोगशाला में सटीक रूप से मापा जा सकता है। जैसे कि हमारा आराम की स्थिति में जो हमारा डेली एक्टिविटी थोड़ा बहुत जो है मूल कार्य है, जैसे कि पानी उठाना, खाना लाना, खाना बनाना, ये सभी काम, तो इसमें हमारा श्वास, परिसंचरण तंत्र, कोशिका उत्पादन, पाचन और पोषक तत्वों के अवशोषण आदि जैसे बुनियादी कार्य, मौलिक जीवन के कार्यों को बनाए रखने के लिए प्रत्येक पूरे दिन निरंतर कैलोरीज को कितना जलता है, इसी के अनुपात को हम बीएमआर कहते हैं। यानी आप आराम कर रहे हैं, कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं, मूल कार्य जो एकदम बेसिक है बस, तो बीएमआर ए होता है। जबकि एक होता है RER। बीएमआर का फुल फॉर्म है बेसल मेटाबॉलिक रेट, मतलब कि जाग रहे हैं बट आराम कर रहे हैं, कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, ऐसे हार्डवर्क नहीं कर रहे हैं, उस अवस्था में जो आपको मूल कार्य के लिए जितना आवश्यक कैलोरी की न्यूनतम मात्रा होती है उसे बीएमआर कहेंगे। और RER क्या होता है? RER का मतलब होता है रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट, यानी कि आराम की स्थिति में चयापचय दर का अनुमान है कि एक व्यक्ति निष्क्रियता या आराम की अवधि के दौरान कितनी कैलोरी जलाता है। एकदम निष्क्रिय है, कोई भी कार्य नहीं कर रहा है, क्योंकि बीएमआर में मूल कार्य जो बेसिक कार्य वो कर रहा है। इसे प्रायः सुबह को जो RER होता है वो प्रायः सुबह को खाने या व्यायाम करने से पहले और पूरी रात अच्छी नींद के बाद मापा जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रति किलोग्राम शरीर के वजन पर 1.0 ग्राम की दर से प्रोटीन की ICMR की सिफारिश में कुल प्रोटीन उपयोग NPU का माना जाता है। तो इसमें कुल प्रोटीन उपयोग माना जाता है 65, ठीक है, कितना? 65%। जैसे कि दोस्तों व्यक्ति के शरीर के गठन के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का महत्वपूर्ण स्थान होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे शरीर के लिए, हम अपने जो बैलेंस डाइट होता है उसमें हम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 57% रखते हैं, प्रोटीन 17% एंड वसा जो है फैट 25% के लगभग होते हैं। याद रखिएगा ये अमाउंट, कार्बोहाइड्रेट 57%, प्रोटीन 17%, वसा 25%। कार्बोहाइड्रेट शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है तथा प्रोटीन हमारे शरीर के निर्माण तथा विकास कार्य करता है, और वसा हमारे शरीर को आपातकालीन ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। जैसे कि हम कोई भूखे हैं, जल्दी से खाना नहीं मिल पा रहा है, उस कंडीशन में वसा जो है एनर्जी प्रोवाइड कराता है। वसा हमारे हार्मोन्स, एंजाइम्स के निर्माण में भी सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्यवहारिक रूप से सभी सीरम, एल्ब्यूमिन तथा फाइब्रोनोजन यकृत में निर्मित होते हैं। आपको पता है प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रोनोजन, एल्ब्यूमिन, हेपेरिन, ये सभी हमारे यकृत यानी कि लीवर में निर्माण होता है। प्लाज्मा ऊतक इम्यूनोग्लोबुलिन्स के मुख्य स्रोत हैं। तो ये आपका एकदम 100% राइट है, ठीक है। तर्क आ रहा है कि यकृत द्वारा प्लाज्मा प्रोटीन का संश्लेषण रक्त में अमीनो अम्ल की सांद्रता पर निर्भर करती है। वेरी गुड, ठीक है। ये ए और आर दोनों सही है, परंतु आर अभिकथन ए की सही व्याख्या है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कथन ए है कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण यानी PEM बोला जाता है, ठीक, यानी कि प्रोटीन
एनर्जी मेलिट्रेशन, PEM प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का पता लगाने का सबसे अधिक व्यवहारिक तरीका प्रारंभ में वृद्धि चार्ट को पूरा करना है। ठीक है। तर्क आर कहता है कि भारतीय जनसंख्या के संदर्भ में 30% प्रोटीन ऊर्जा कुपोषित है। नहीं दोस्तों, ज़्यादा है। भारत में कुपोषित लोगों की संख्या ज़्यादा है। 55% के लगभग भारतीय जनसंख्या कुपोषित है, उनको बैलेंस डाइट सही से नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आर गलत हो जाता है, तो ए सही है परंतु आर गलत है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 है, अवायु ग्लाइको अपघटन के दौरान होने वाले परिवर्तनों के सही क्रम की पहचान कीजिए। ये ग्लाइकोलिसिस जो प्रक्रिया होती है ये हमारी कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। ठीक है, साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है अवायवीय श्वसन के दौरान। तो इसमें आपको सही क्रम में दर्शाना है, जिसमें इसमें 2 ATP की निर्माण होती है और वो 2 पायरुविक अम्ल जो हो जाता है फिर माइटोकॉन्ड्रिया में, जहाँ वायु श्वसन होती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो हमारा खाद्य पदार्थ होता है उसका विघटन होता है, जिसके फलस्वरूप 36 ATP ऊर्जा निकलती है, H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे अवायु ग्लाइको अपघटन के बारे में बात कहा है। तो अवायु ग्लाइको अपघटन को आपको सही क्रम में दर्शाना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर बी दोस्तों राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके अनुसार आप दर्शा लीजिएगा। यानी कि सबसे पहले आपका हो जाएगा डी, यानी कि पहले ग्लूकोज, जो हमारा ग्लूकोज है, हम जो कार्बोहाइड्रेट वगैरह खाए हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर होता है, फिर ग्लूकोज टूटता है तभी तो ATP बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले ग्लूकोज पर क्रिया करेगा, उसके बाद होगा आपका सॉरी दोस्तों, सॉरी यहाँ पे ये आपको देखना है कि सबसे पहले ग्लाइकोजन होता है। जो हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं वो हमको ग्लूकोज में टूट करके ऊर्जा प्रोवाइड करता है। बट जब हमारा जो ग्लूकोज होता है हमको अभी ज़रूरत नहीं है ऊर्जा की, तो वो ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट होकर के जो हमारा ग्लूकागॉन हार्मोन होता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है हमारा इंसुलिन। ठीक है, याद रखिएगा। अब ग्लूकागॉन जो करता है वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, लेकिन जो ग्लूकोज होता है ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर के हमारे मांसपेशियों में और यकृत में इकट्ठा रहता है। ठीक है, और जब श्वसन होता है, ऑक्सीजन वहाँ पे पहुँचता है, तो वही जो ग्लाइकोजन होता है वो पुनः टूटता है। तो पहले ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूटता है, तो सबसे पहले ग्लाइकोजन होगा, उसके बाद वो क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। सबसे पहले क्या होगा, ग्लाइकोजन होगा, वो ग्लूकोज में टूटेगा, उसके बाद ई हो जाएगा। ठीक है, ग्लूकोज में टूट गया वो, उसके बाद क्या होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यानी अलग अलग तत्वों में 6 फॉस्फेट में टूटेगा। ठीक है, उसके बाद वो क्या होगा, उसके बाद फ्रक्टोज 1 से 6 डी फॉस्फेट में टूटेगा। उसके बाद आपका पायरुविक अम्ल बनेगा, उसके बाद 2 पायरुविक अम्ल बनता है ग्लाइकोलिसिस में, उसके बाद लैक्टिक एसिड बनेगा। याद रखिए, हमेशा लैक्टिक एसिड अवायवीय श्वसन ग्लाइकोलिसिस से बनेगा, वायवीय श्वसन क्रेब्स चक्र यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं बनेगा। याद रखिएगा। ठीक है, कभी भी पूछेगा कि ग्लाइकोलिसिस लैक्टिक अम्ल किसका उप उत्पाद है, तो अवायवीय श्वसन या अवायवीय या अनएरोबिक मेटाबॉलिज्म का। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, आई होप कि मैं आपको समझा पा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है, अभिकथन ए है कि व्यायाम एक दबाव है जो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं ग्लूकोज तत्व, शरीर के तापमान आदि के मामलों में आंतरिक वातावरण को अस्त व्यस्त कर देता है। बात सही है, जब आप एक्टिविटी करते हैं तो आंतरिक वातावरण सब अस्त व्यस्त उस समय हो जाते हैं और शरीर दबाव के प्रति अनुकूलन का प्रयास करता है। जो भी हम एक्टिविटी कर रहे होते हैं ये हमारा जो बॉडी है उसको बैलेंस करने में प्रयास करने लगता है, जल्दी जल्दी हृदय धड़कने लगता है। जैसे कि हम सांस लेते हैं 8 से 16 से 20 बार,
तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा जो ब्रेथ रेट होता है, सांस दर होता है 40 से 50 पहुंच जाता है। हमारा जो हृदय धड़कता है 72 बार, वो 180 बार पहुंच जाता है। फटाफट मतलब चेंजिंग होते हैं। और जो हमारा बॉडी होता है उसको दबाव को अपनी कंट्रोल करने की पूरी करता है। जैसे कि हम एक्टिविटी करते हैं तो ऑक्सीजन की वहाँ पे कमी होने लगती है, तो हम जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं कि ऑक्सीजन वहाँ पे पूरा हो सके, जिसको हम ऑक्सीजन डेप्थ यानी कि ऑक्सीजन कर्ज कहते हैं। तो ये आपका ये जो है जो कथन है वो 100% राइट है। वो क्या है? 100% राइट है। ठीक है। अब तर्क आर क्या है कि कोई भी दबाव हानिकारक होता है और घातक चोट का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। दोस्तों ये 100% गलती है, क्योंकि कोई भी दबाव हानिकारक नहीं होता है। हर चीज़ के एक पॉजिटिव नेगेटिव फैक्टर होते हैं, इसलिए तर्क आर जो है वो गलत है और ए 100% सही है। यहाँ पे ए सही है और आर सही नहीं है। ठीक है, तो ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो अब ये कथन जो स्टेटमेंट्स बेस पे क्वेश्चंस होते हैं इसको इस तरह से निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा एक स्वस्थ आहार का एक आवश्यक घटक है? दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ए हेल्दी बॉडी, हेल्दी डाइट। तो दोस्तों सबसे कंपोनेंट, सबसे आवश्यक घटक है पानी यानी कि वाटर। हमारा शरीर 70% पानी से बना हुआ है और रक्त में 90% जल होता है। जल के द्वारा ही पोषक तत्व शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाए जाते हैं। अगर जल कम पिएंगे तो ये सभी पोषक तत्व कोशिकाओं तक अच्छे से नहीं पहुंच पाएंगे। व्यर्थ के पदार्थों को विसर्जन भी करता है। जैसे कि हम अच्छे से जल पीते हैं, जो यूरिन होता है अच्छे से होता है, और जो आपकी श्वेत ग्रंथियाँ होती हैं खुल जाती हैं पसीने के माध्यम से, जो होते हैं हमारे अंदर की जो टॉक्सिन्स होते हैं, गंदगियाँ होती हैं बाहर निकल आती हैं। जल शरीर के तापक्रम को भी नियमित करता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, RER क्या करता है? चयापचय के लिए इस्तेमाल जो हम कार्बोहाइड्रेट और वसा का इस्तेमाल करते हैं उसके प्रतिशत को निर्धारित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? RER का। लेकिन इसका फुल फॉर्म पूछा हुआ है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन छिपा हुआ है, याद रखिए। अगर पूछ देगा कि RER का क्या कार्य है, तो RER का क्या कार्य है? ये चयापचय के लिए, जो मेटाबॉलिज्म के लिए जो हमारा कार्बोहाइड्रेट वसा इस्तेमाल होता है उसके प्रतिशत को निर्धारित करता है। ठीक है। और RER का फुल फॉर्म क्या है? रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से किसमें कैलोरी सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स हैज द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कैलोरीज। तो दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा जो दिया हुआ है मक्खन में पाया जाता है, बटर में। ठीक है, मक्खन में पाया जाता है, जो आपका जो 100 ग्राम मक्खन में 716 कैलोरी प्राप्त होती है। ठीक है, ये दूध का उत्पाद है जिसे दही तथा ताज़ा या खमीरीकृत क्रीम या दूध को मथ कर प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में कौन मानव शरीर के लिए आवश्यक सूक्ष्म तत्व है? यहाँ पे सूचना लिखा गया है दोस्तों, यहाँ पे सूक्ष्म तत्व होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आपको जो खनिज लवण है दो भागों में बांटा गया है। एक माइक्रो मिनरल्स, एक माइक्रो मिनरल्स। माइक्रो मतलब होता है जो हमको ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिसे मेजर मिनरल्स भी कहते हैं, बल्क एलिमेंट्स भी कहते हैं। जैसे कि माइक्रो में आपका हो जाता है शरीर को ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम। बट जो माइक्रो मिनरल्स होते हैं जिसे हम ट्रॉस एलिमेंट्स भी कहते हैं, जो लघु खनिज लवण यानी शरीर को थोड़ा कम मात्रा में ज़रूरत होती है, जैसे कि आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक, आयोडीन, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, मैग्नीज, सेलेनियम एंड फ्लोरीन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैग्नीशियम एंड सोडियम ये माइक्रो मिनरल है। ठीक है, ये आपके क्या है? माइक्रो मिनरल है। ये दोनों नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारे मुख्य खनिज लवण है। यहाँ पे क्या पूछा है? सूक्ष्म तत्व है, माइक्रो मिनरल्स की बात कहा है। तो माइक्रो मिनरल्स यहाँ पे आयोडीन हो जाएगा एंड लोहा हो जाएगा। तो बी और सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
बी और सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन इंसुलिन की हरकत को उत्तेजित करता है और इसकी कमी से मधुमेह या डायबिटीज हो सकता है? यह पनीर, सीरा, हरी फूल गोभी में पाया जाता है। तो दोस्तों जो आपका कोबाल्ट होता है ये हमारे इंसुलिन की हरकत को क्या करता है? उत्तेजित करता है, याद रखिए। क्रोमियम जो है एक सूक्ष्म मात्रिक तत्व है, यानी कि माइक्रो मिनरल्स में आता है। क्रोमियम इंसुलिन की क्रिया को उत्तेजित करता है। क्रोमियम का महत्व ग्लूकोज एंड उपचयी उपापचय मेटाबॉलिज्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी कमी से मधुमेह हो सकता है। यह लहसुन, ईस्ट, पनीर, सीरा और हरी फूल गोभी में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार सोडियम की 1.7 ग्राम मात्रा प्रतिदिन चाहिए, अर्थात कितने ग्राम नमक प्रतिदिन से अधिक नहीं लेना चाहिए? तो दोस्तों 5 ग्राम से ज़्यादा प्रतिदिन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सोडियम क्या करता है? सोडियम यानी नमक होता है, वो अम्ल तथा क्षार में संतुलन बनाए रखता है। यह शरीर में पानी के संतुलन को भी बनाए रखता है। जैसे पूछा हुआ था सोडियम पोटेशियम दोनों ऑप्शन था बीपीएससी टीआरई 3 में, वहाँ पे पोटेशियम सही आंसर मान लिया था, लेकिन सोडियम भी पानी के संतुलन, जल को संतुलन को बनाता है, और पोटेशियम भी, वहाँ पे पोटेशियम ज़्यादा राइट माना था। ठीक है, जब पोटेशियम नहीं रहेगा तो वहाँ पे सोडियम ही राइट होगा, जल संतुलन की बात करेगा। तो अम्ल क्षार संतुलन करता है, जल संतुलन करता है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार सोडियम की 1.7 ग्राम मात्रा प्रतिदिन आवश्यकता होती है, अर्थात किसी व्यक्ति को 5 ग्राम से अधिक प्रतिदिन सोडियम नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ज़्यादा लेंगे तो कम, लेंगे तो कम हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक मानव शरीर के वजन का कितना हिस्सा खनिज तत्वों का बना होता है? What percentage of human body weight is made of minerals? तो दोस्तों आपको पता है कि जो हमारा शरीर है ये रासायनिक अणु केमिकल कंपोनेंट्स से बना हुआ है, जिसमें 2 भागों में बांटा गया है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। यानी ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक पदार्थ, अणु यानी जैविक अणु जिसमें कार्बन नामक घटक हाइड्रोजन के साथ रहते हैं, जिसमें 4 अणु होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन हमारे शरीर में 65%, कार्बन 18.5%, हाइड्रोजन 9.5%, नाइट्रोजन 3.2%, कुल 96.2% आपका बना होता है कार्बनिक पदार्थ से, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा एंड नाभिकीय अम्ल आता है, जो जीवन के लिए महत्वपूर्ण मैक्रो अणु है, ज़्यादा जरूरत होती है, जिसमें जीवित कोशिका की सूचना संग्रहित रहती है। कोशिका व जीव की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करती है। ठीक है, कई न्यूक्लियोटाइड्स की कड़ी यानी बांड से बने हुए जटिल अणु होते हैं। ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन व फास्फोरस नामक घटक होते हैं, जो हमारे शरीर का 96.2% हिस्सा बनाते हैं। ठीक है, यानी 96%। और जो अकार्बनिक पदार्थ अणु होते हैं, अजैविक अणु, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, उसमें कार्बन नहीं होता है, ये हमारे शरीर का 4% हिस्सा बनाते हैं। इसमें खनिज लवण आते हैं, ये खनिज तत्व आते हैं, जिसको हम 2 भागों में बांटे हैं, मैक्रो मिनरल्स एंड माइक्रो मिनरल्स। ठीक है, तो ये 4% आपका होगा राइट। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, किस विटामिन की कमी से याददाश्त खो जाने और पक्षाघात का खतरा होता है? डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन कैन लीड टू मेमोरी लॉस एंड पैरालिसिस? तो दोस्तों ये आपका विटामिन B12 की कमी से होता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन है। एकमात्र विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु सहयोगी तत्व के रूप में कार्य करता है। विटामिन B12 रक्त निर्माण में विशेष सहयोग देता है, डीएनए के संश्लेषण में भी सहयोग करता है। इसकी कमी से पर्निशस एनीमिया नामक रोग हो जाता है, ये रक्त की कमी हो जाती है, और मुगालो ब्लास्टिक एनीमिया भी इसको बोला जाता है। और यह आरबीसी के बनने से पहले ही इसके संबंधित स्रोत असामान्य हो जाते हैं, इसलिए इसको एथ्रोब्लास्ट भी कहते हैं। ठीक है, और डिमेन
न्यूरोलिटिंग या न्यूरोलॉजिकल लेसेंस भी हो जाता है। तंत्रिकाओं के माइलिन सित नामक भाग में कमी आ जाती है विटामिन B12 की कमी से। और जो है हमारा विटामिन B12 हमारे ये शरीर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और विटामिन B12 जो है शरीर को, तंत्रिका प्रणाली को स्वस्थ बनाए रखता है। इसी कमी के कारण मस्तिष्क आघात भी हो सकता है और याददाश्त खो जाने का खतरा भी रहता है। और विटामिन B12 को एंटी स्ट्रेस हार्मोन विटामिन भी कहते हैं, याद रखिएगा, एंटी स्ट्रेस हार्मोन। अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि एंटी स्ट्रेस हार्मोन किसे कहते हैं, तो विटामिन B12 को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, मानव शरीर का निर्माण खंड है, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ह्यूमन बॉडी। आप सबको पता है हमारे कोशिकाओं, ऊतकों, शरीर की मांसपेशियों सभी को मरम्मत करता है, टूट फूट की मरम्मत करता है, संगठन बना के रखता है, गठन बना के रखता है हमारा प्रोटीन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, शारीरिक व्यायाम में निम्न में से किस तंत्र का शायद ही उपयोग होता है? तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इस सभी का प्रयोग होता है दोस्तों। जैसे कि हम व्यायाम करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारा ये सभी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मांसपेशी तंत्र, कार्डियोवैस्कुलर, ये तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। श्वसन तंत्र उपयोग होता है, मांसपेशी तंत्र, कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। बट पाचन तंत्र यहाँ पे इस क्वेश्चन के हिसाब से राइट आंसर होगा। बट आप एक्सरसाइज करते हैं तो पाचन तंत्र भी उपयोग होता है, बट शायद शब्द लगा हुआ है, उपयोग होता है लेकिन इन सभी के अकॉर्डिंग कम उपयोग होता है, इसलिए पाचन तंत्र यहाँ पे राइट होगा। क्योंकि पाचन तंत्र का कार्य भोजन द्वारा प्राप्त कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, विटामिन आदि पोषक तत्वों को अवशोषित कर शरीर की कोशिकाओं तथा उनका उपयोग करने में मदद करता है, ऊर्जा देता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, शरीर में विटामिन और मिनरल्स का मुख्य कार्य क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स इन द बॉडी। दोस्तों जैसा कि आप पता है कि हमारे शरीर में जो फाइबर होते हैं, विटामिन होते हैं, खनिज लवण होते हैं, ये सभी हमें ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कराते, बट उसके बदले में जो हमारे ऊर्जा प्रोवाइड कराने वाले जो पोषक तत्व है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इन सब के अच्छे से मेटाबॉलिज्म में इसको मदद करता है और हमारे शरीर की रक्षा करता है, इम्यून सिस्टम प्रदान करता है। तो ये हमारे साधारण वृद्धि, विकास और उपापचय को प्राप्त करता है, अचीविंग नॉर्मल ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेटाबॉलिज्म। ठीक है। तो जिससे विटामिन, खनिज लवण शरीर के लिए साधारण वृद्धि, विकास और मेटाबॉलिज्म को ठीक रखता है, विभिन्न प्रकार की बीमारियों से हमारे शरीर का बचाव करता है और हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। खनिज लवण शरीर को स्वस्थ रखने, वृद्धि विकास करने, दांतों के निर्माण करने, अम्ल के संतुलन को ठीक करने में योगदान देते हैं। ये इसमें जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम, सल्फर। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से उस विटामिन का नाम बताएं जो जल में घुल जाता है। तो दोस्तों वाटर सोल्यूबल विटामिन B, C और H होता है। वाटर सोल्यूबल कौन कौन होता है? B, C और H। इसके अलावा जो होता है आपका, तो यहाँ पे विटामिन B जो है आपका जल में घुलनशील है, और ADEK या कीड़ा मैंने आपको ट्रिक बताया हुआ है, कीड़ा। ठीक है। KEDE ये आपका वाटर फैट सोल्यूबल विटामिन है। ठीक है। ए वाटर सोल्यूबल। तो जो हमारा जल में घुलनशील विटामिन होता है B, C और H, यह नाइट्रोजन तथा सल्फर के तत्वों से बना होता है। जो वसा में घुलनशील फैट सोल्यूबल विटामिन है ADEK, ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के तत्वों से बना होता है। तो दोस्तों ये था आज के सेशन के 20 MCQ क्वेश्चंस। इस 20 क्वेश्चन में मैंने 40-50 क्वेश्चंस के बराबर हल कराया हुआ है, और डेली बेसिस पे इस तरह प्रैक्टिस करते रहिए और अन्य लोगों तक भी शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत करके एक वीडियो बनाती हूँ, ऐसे ही नहीं बन जाता है एक वीडियो, बहुत टाइम लगता है। ठीक है। और इसके लिए थोड़ा सा आप एफर्ट कीजिए कि और लोगों तक वीडियो पहुँचाइए, जिससे और लोगों तक पहुँच सके, और आप डेली बेसिस पे इस तरह प्रैक्टिस करते रहिए, और डेली बेसिस से मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस में, तब तक के लिए जय हिंद।